तो ये दो इनिशियल कंडीशंस आ गए और बाउंड्री कंडीशंस हमने लिख लिए। अब प्रोसीजर बिल्कुल वैसे वैसे ही चलेगा, लास्ट में जाके जब ये वाला इनिशियल कंडीशन फिट होगा तभी हमारे इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। ठीक, अगेन फिर से हम यहाँ इसके बाद वाला स्टेप भी सेम लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज। ठीक, तुम लोगों को मैंने कल डिराइव करके भी बताया है कि इक्वेशन 1 का सोल्यूशन क्या आएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1? अदिति, अदिति, ई सेक्शन रोल नंबर 3। व्यास वर्मा, एफ सेक्शन रोल नंबर 59। ये जो लोग आंसर नहीं करते ना, मैं उनका रोल नंबर मार्क, यस मैम। की अटेंडेंस उनको मिलेगी नहीं, है ना। व्यास, कैन यू हियर मी? व्यास वर्मा, यस मैम। हाँ बताओ मुझे क्या था इक्वेशन। नहीं पता? कल क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं थे? मैम आखिरी में नहीं था। आखिरी में नहीं है तो मैं तो शुरू से ही बता रही हूँ, ये तो स्टार्टिंग है क्वेश्चन का, आखिरी कहाँ पहुंच गए? Yes, tell me. Yes. So what is the use of my teaching you if you are not listening to me? बुक में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, बुक को पढ़ लेना, फिर मैं क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देती हूँ। 2 ही 3 एक स्टूडेंट रहेंगे जो जागते रहेंगे, कुछ आंसर करेंगे, बाकी सब सो जाएंगे ऑन करके मोबाइल लैपटॉप। मैं बिल्कुल क्लास लेना बंद कर दूंगी ऐसा हालत रहा तो। यू विल हैव टू बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास। मैम ये वाला पूछ रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px? कौन सा वाला पूछ रही हो? तो तुमको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन मैंने क्या पूछा। इक्वेशन 1 जो हाँ मैम मैंने यही लिखा है है। यही है। बताओ क्या है, बोलो। मैम y इज y1 इक्वल इज टू, इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px होल मल्टीप्लाइड बाय c3 cos cp प्लस c4 sin cp। सीपीटी भी आएगा ना। हाँ यस मैम। इतना भी अगर याद नहीं रखोगे क्या पुट करना है, बड़ा मुश्किल है। चलो ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किए थे, कौन बताएगा? बताओ। मैं सारे स्टेप वही करने वाली हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। कल जो क्लास में एट प्रेजेंट था उसको समझ में आना चाहिए इसके आगे आगे क्या होने वाला है। इफ यू डोंट डू इट ऑन योर ओन, इट इज नो यूज ऑफ मी गोइंग ऑन स्पीकिंग लाइक दिस। रोमान, ई सेक्शन रोल नंबर 41। E section, roll number 41. I am marking the students who are not answering me. They are going to be absent for today. Ranjit Ranjan, F section 39, roll number. यस मैम। Tell me, इसके आगे क्या किए थे फिर? कल प्रेजेंट थे कि नहीं थे? मैम था। तो बताओ मुझे, कॉपी में लिखा था कि नहीं? नो मैम। क्यों नहीं लिखा?
तो हर बार बोलती हूँ लिखो, और तुम लोग, मैं बार बार पूछती हूँ लिख लिए कि नहीं। सत्यम जैन, ई सेक्शन 46 रोल नंबर। सत्यम जैन, very poor condition. I'm seriously going to stop taking classes. It is no use now. Talking to myself or talking to the laptop. E section roll number 31. Yes, ma'am. Yes, Naman Singh. Yes, ma'am. Tell me, what is the next step? मैम इसके बाद क्या किए थे इसके बाद? सोल्यूशन लिख लिया हमने, अब क्या करेंगे? सॉरी मैम, कल का रिवाइज नहीं किया हूँ ढंग से, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कॉपी लिखा है? यस मैम। तो कॉपी से देख के बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या किए थे। ऑफकोर्स एक दिन में तो याद नहीं होगा, पर देख देख के बनाओ। मैं ये चाह रही हूँ तुम लोग अपने कॉपी देखो, पिछले क्वेश्चन को, उसको देख देख के बनाओ जिससे तुमको याद हो। यस। क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टेप्स है, तुमको याद रखना पड़ेगा किसके बाद क्या करना है। मैम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को? डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी पुअर कंडीशन। किसी को याद है क्या किए थे? बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करें। एक एक करके बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स को याद करते जाओ। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस लिखेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद पहले बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। तो पहला बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 put that boundary condition, you are going to get the similar answer only। जो तुम लोग पिछले क्वेश्चन में मिला था वही मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन भी वही है, बाउंड्री कंडीशन भी वही है ना। क्या था इक्वेशन 2 का बाउंड्री कंडीशन? x की जगह 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें y की जगह भी 0 डालेंगे और x की जगह भी 0 डालेंगे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन से 2 अगेन वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 is 1, c2 sin 0 will be 0। so ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ c1 इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। so that gives you c1 is equal to 0। ठीक, फिर इसको एक एक करके बाउंड्री कंडीशन यूज करो, सॉल्व करो, उसको वापस से इक्वेशन में पुट करते जाओ। c1 की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 6 में पुट कर लो। पुट इन इक्वेशन 6, you will get y is equal to c2 sin px is into c3 cos cpt plus c4 sin cpt। we are doing the same things which we had done in the previous question। ठीक, अगेन नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट होगा, एक एक करके पहले बाउंड्री कंडीशन पुट होगा, उसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट होगा। ठीक, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमको इक्वेशन 3 से मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारा? x की जगह l डालोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक, तो पुट करके बताओ तो मुझे क्या आया था आंसर, याद है क्या? कैसे पुट करना? 0 इक्वल टू साइन pl होल c2 इंटू c3 cos cpt प्लस c2 इंटू c4 sin cpt। हाँ,
सो ये वाली जो वैल्यू है वो सेम रहेगी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ x की जगह l पुट हो जाएगा, y की जगह 0. सो वी आर गेटिंग लाइक दिस C2 sin PL. डू इट ऑन योर ओन, if possible do it on your own. एक एक करके स्टेप को याद करते जाओ, लिखते जाओ. That is only way you are going to will be able to solve it. ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, अलग से एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो पिछले क्वेश्चन देखते जाओ और इसको बनाते जाओ, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक. सो ये कंडीशन हमको बता रहा है कि either C2 can be 0. If C2 you are taking 0, then this whole term will become 0. So C2 we cannot take 0. So we will be considering sin PL is equal to 0. और ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 0 की हम जनरल कंडीशन ले लेंगे. 0 हमको कब कब मिलता है साइन में, जब जब हमारा जो एंगल है इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, है ना. साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है. ये हमने फोरियर सीरीज के फॉर्मूलेज में भी पढ़ा था. और n इक्वल टू ले लेंगे 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ठीक. So in this case you are getting PL is equal to n pi, और that is P is equal to n pi upon L. ये भी exactly same है, ऐसा ही हमको पिछले क्वेश्चन में मिला था. ठीक. फिर क्या किए थे, ये P की वैल्यू को कहाँ पुट किए थे, इस इक्वेशन में. इसको इक्वेशन नंबर 7 डाल लेना. जो हमने C1 की वैल्यू डाल के जो सॉल्व किया, y की वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई ना, उस y की वैल्यू में अब वापस ये p की वैल्यू डालेंगे. ठीक. लेकिन तुम लोगों को मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में p की वैल्यू एक नहीं आ रही है एंड इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है. So our solution will become a sum of infinite number of terms which are dependent on the variable n. ठीक. तो y जो है वो फिर से क्या बन जाएगा, y is equal to ये जो टर्म था C2 C3, इसको हम ले लेंगे Bn, और C2 C4 वाला जो टर्म है उसको हम ले लेंगे सपोज Cn. ठीक. तो हम लिख सकते हैं ऐसे sin n pi x अपॉन l Bn cos n pi Ct अपॉन l प्लस Cn sin n pi Ct अपॉन l. This is equation number 8. ठीक. हर बार एक एक बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हो, हर बार y को बदल रहे हैं. ठीक. तो ये फिर से y बदल के अब ऐसा आ गया. अब फिर से कौन सा वाला कंडीशन पुट करेंगे, बताओ मुझे कौन सा इक्वेशन पुट होगा. आप पीछे को पिछले क्वेश्चन देखो, सेम वही चीज कर रहे हैं हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, कर देख के बताओ मुझे. मैम डिफरेंशिएट. हाँ, डिफरेंशिएट किए थे. क्यों डिफरेंशिएट किए थे, कौन सी बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है हमको, सॉरी कौन सी कंडीशन हमको यूज करनी है, 5. हाँ 5. क्योंकि अब देखो बाउंड्री कंडीशन तो दोनों यूज हो गई, अब हमको इनिशियल कंडीशन यूज करनी है. इनिशियल कंडीशन में से ये वाला फंक्शन के फॉर्म में, तो जो फंक्शन के फॉर्म में रहेगा उसको सबसे आखिरी में पुट करते हैं. सबसे पहले जितने बार 0 मिल रहा है वो वाले पहले पुट कर लो. तो इक्वेशन नंबर 5 को हम पहले पुट कर लेते हैं. So equation using equation 5, if you want to use equation 5, you first require to differentiate this equation. तो पहले del y by del t निकाल लेते हैं जिससे कि हम लोग equation 5 यूज कर सकते हैं. del y by del t, फिर से वही डिफरेंशिएशन आएगा, वही फंक्शन मिलेगा हमको. कांस्टेंट n pi c अपॉन l, इतना कॉमन आ जाए. ओके, यहाँ समेशन साइन भी है, मैं भूल गई लिखना. n इक्वल टू 1 to infinity summation n equal to 1 to infinity n pi c sin n pi x upon l. bn का कोएफिशिएंट जो है वो बन जाएगा माइनस साइन n pi ct upon l, और ये बन जाएगा cn cos n pi ct upon l. सेम टर्म है ना. पिछले क्वेश्चन में भी del y by del t यही आया था. यस मैम. यस मैम. अब फिर क्या किए थे, मैम for t is equal to 0. इक्वेशन नंबर 5 पुट कर लेंगे ना. इक्वेशन नंबर 5 पुट करेंगे, यानी कि t इक्वल टू 0 पे del y by del t इक्वल टू 0 ये पुट करेंगे. ठीक. तो यहाँ जाएगा 0 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity
ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि x का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएट सॉरी हम सब्स्टिट्यूट y की जगह कर रहे हैं, तो इसको भी ऐसे सच रहने देते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो अगेन ये फर्स्ट टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0, यहाँ से बस बचेगा हमारे पास cn, ठीक। फिर इसको एक्सप्लेन किया था मैंने कि सी ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता, तो cn को फॉर एवरी टर्म एवरी वैल्यू ऑफ n cn हैज टू बी 0, so we will be getting implies cn is 0 for every n belonging to the set of integers, or you can write for every n is equal to 1 2 3 so on, n की सारी वैल्यूज के लिए cn की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। फिर से एक और वैल्यू मिल गई हमको कांस्टेंट की, फिर से इक्वेशन नंबर 9 में 8 में पुट करेंगे, जितनी बार हमको मिलेगा उतनी बार y को बदलेंगे, ठीक। फिर से अब y बदलेगा, cn 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इतना बस पार्ट बच जाएगा हमारे पास, so you will have from equation 8 y is now equal to summation n equal to 1 to infinity sin n pi x by l, bn भी आएगा कांस्टेंट, उसको सामने लिख लिया हमने, into cos n pi ct upon l, ठीक। ये भी सेम आया था, Yes. बस इसके बाद वाला टर्म बदलेगा, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन बदल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा फंक्शन था साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल, तो वो पुट किया था। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये वाली लास्ट इनिशियल कंडीशन हम पुट करने वाले हैं, जब t 0 है तो y की वैल्यू आएगी म्यू एक्स अपॉन म्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, तो ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, when t is 0 y is equal to mu x into l minus x, ये पुट करेंगे, तो यहाँ y की जगह लिख लेंगे mu x into l minus x is equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l, ठीक, ऐसे ही आएगा। Yes, ma'am. यहां तक कि हमने सेम वही किया जो हमने पिछले इक्वेशन में किया था, अब यहाँ बदलेगा, क्या बदलेगा देखो, वहां पे हमारा जो फंक्शन था इधर वाला वो था साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल, जिसको हमने फिर साइन पाई एक्स और साइन 3 पाई एक्स में चेंज कर लिया था। वहां पे क्या हो रहा था, ये जो एक सीरीज बन रही है ये वाली इनफिनाइट सीरीज के जो टर्म्स थे, उन्हीं सेम टर्म्स में हमको इधर वाला टर्म मिल रहा था, तो डायरेक्टली हमने इक्वेट करके b1 b2 b3 निकाल लिया था। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तो साइन में है नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली तो उसको साइन में लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोगों को फोरियर सीरीज लिखना पड़ेगा। कैसे, तुम लोग याद करके देखो, ये जो हमने सीरीज इधर लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट द हाफ रेंज सीरीज। तो तुमको मालूम है कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका अगर तुमने हाफ रेंज साइन सीरीज लिखा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x by c, then this coefficient bn is given by the Euler's formula. This is given as 2 by c integration 0 to c f of x sin n pi x by c dx। याद है, ये हमने फोरियर सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा था, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर हाफ रेंज सीरीज ये बनता है तो वो कोएफिशिएंट bn की वैल्यू ये आती है, पढ़ा था? Yes, याद है? Yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ देखो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन को तुमको यहाँ बोला गया है कि हाफ रेंज साइन सीरीज में लिखो, ठीक। तो हाफ रेंज साइन सीरीज में लिखने का मतलब क्या, ये bn की वैल्यू निकालना, तो bn का वैल्यू क्या मिलेगा, बाय, यहाँ पे लिख लो के बाय ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज bn इज इक्वल टू 2 अपॉन c, जो है वो क्या होता है हमारा, जो हमारा इंटरवल है जिसके अंदर हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, उस इंटरवल का हाफ लेंथ होता है ना,
तो यहाँ पे देखो हम जो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं या जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। और x के लिए हमको मालूम है वैल्यूज फिक्स्ड है, x की वैल्यू 0 से शुरू होगी और l पे खत्म होगी, यानी x का इंटरवल जो है x विल बिलोंग टू द इंटरवल 0 to l। ये हाफ रेंज सीरीज है, यानी कि ये हमारा हाफ इंटरवल है, ठीक। तो यानी हमारे लिए c की वैल्यू क्या हो गई, l। तो यहाँ मैं लिख लूंगी फॉर्मूले में 2/l इंटीग्रेशन 0 to l f ऑफ x की वैल्यू यहां से मिल गई, ये हमारा f ऑफ x है, म्यू x इंटू l माइनस एक्स, और साइन अगेन साइन n पाई x बाई c की जगह बन जाएगा n पाई x बाई n। जस्ट l की वैल्यू बदले और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू पुट कर ली, ठीक। तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया। इसमें से म्यू तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, 2 म्यू अपॉन l बाहर हो गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, सो वी विल बी अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त ना यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन कर लेना, तो 3 पार्ट में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमने लिखा था ना x इंटू एल माइनस एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। इसको u ले लो, इसको v ले लो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज xl minus x square into integration of second function which will be minus cos n pi x by l minus differentiation of first function that will give you l minus 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अगेन सेकेंड टर्म इस cos, इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो यह जाएगा माइनस साइन n पाई x बाई l। ये माइनस साइन एज सच रहेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ठीक। एक और स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है अभी तक कांस्टेंट नहीं बना पूरा, तो एक और स्टेप लेंगे तो वो साइन प्लस होगा। अब डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म को l माइनस 2x को, तो l का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ बच जाएगा सिर्फ माइनस 2, और साइन को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस साइन बन जाएगा, कॉस n पाई x बाई l। sorry, I have forgotten to write the coefficient in the denominator। ये cos n pi x by l है ना, तो क्या डिनोमिनेटर में क्या कोएफिशिएंट आएगा, n pi by l है ना, या उसको उल्टा करके लिख दे तो मैं ऐसा लिख सकते l अपॉन n पाई, ठीक। 1 अपॉन n पाई अपॉन l इज सेम एज l अपॉन n पाई। वैसे ही यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन होगा तो 2 बार कोएफिशिएंट आएगा, यानी ये बन जाएगा l स्क्वायर इंटू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ 3 बार इंटीग्रेशन हो रहा है तो 3 बार आ जाएगा l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, लाइक दिस, एंड योर लिमिट इज फ्रॉम 0 to l। So we are getting here 2 mu upon l। यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करो, x इज इक्वल टू l पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या आ रहा है बताओ, 0 है ना। x इज इक्वल टू l पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, ठीक। फिर सेकेंड टर्म में यहाँ पे x इज इक्वल टू l पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, मैम अगेन 0, ये भी 0 आ गया क्योंकि ये टर्म 0 हो रहा है, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि साइन n पाई आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह l डालोगे तो ये बन जाएगा साइन n पाई विच इज ऑल्सो 0, ठीक। अब थर्ड टर्म में अगर l पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो एज सच रहेगा, माइनस 2l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और यहाँ पे x की जगह l पुट होगा तो आएगा cos n पाई। तुमको मालूम है cos n पाई की वैल्यू होती है -1 का पावर n, ठीक। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। सबसे पहले टर्म में x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ये वाले टर्म में x इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आएगा पहले टर्म में, 0 फिर 0 आ रहा है क्योंकि ये टर्म फिर से 0 बन जा रहा है जब x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं। तो सेकेंड टर्म में क्या होगा, 0 फिर से 0 क्योंकि साइन 0 0 है,
सिर्फ थर्ड टर्म बचेगा एंड थर्ड टर्म वी विल हैव -2 L cube upon N cube pi cube cos 0 which is 1, so we are having this term. ठीक, so we are getting ये सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और फर्स्ट टर्म नेगेटिव, कॉमन पार्ट जो इसको बाहर ले लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2 into 2 that is 4 म्यू, ठीक, L क्यूब बाहर आएगा, ये L से कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा L स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा N क्यूब पाई क्यूब और यहाँ टर्म बचेगा हमारे पास, ये जो सेकेंड टर्म यहाँ से बचेगा 1 और फर्स्ट टर्म से बचेगा -1 का पावर n. दिस इज द वैल्यू यू आर गेटिंग. चेक करके देखो ये आ रहा है कि नहीं. Yes. So we are getting the terms. We have obtained the value of Bn. Put it some equation number. Equation number 12 ले लेते हैं इसको. यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग पुट कर करके देख लो कैसे वैल्यूज आ रही हैं. जब ऑड है n इक्वल टू 1 to 1 3 इस तरह का है तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 + 1 2 है ना, तो ये आ जाएगा 8 म्यू अपॉन L स्क्वायर 1 क्यूब पाई क्यूब. b3 भी वैसे न्यूमरेटर सेम आएगा 8 म्यू L स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब पाई क्यूब. b5 भी वैसे ही आएगा 8 म्यू L क्यूब अपॉन 5 क्यूब पाई क्यूब, so on. एंड इवन टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा. सो b2 b4 b6 ऑल द इवन वैल्यूज आर इक्वल टू 0. ठीक, तो ये वैल्यूज हमको समझ में आ गई. अब इसको इक्वेशन नंबर 10 में पुट करते हैं क्योंकि हमको आंसर किसका चाहिए, y का, है ना. y का आंसर पूरा करने के लिए ये कांस्टेंट bn चाहिए था, तो हमने देखा कि ये फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखा रहा है तो इसलिए हमको फोरियर का फॉर्मूला लगा के हमने bn निकाल लिया. लेकिन हमको ये वाली सीरीज तो बनानी नहीं थी, हमको क्या करना था, ये y की वैल्यू बनानी थी, है ना. तो इसलिए हम यहाँ इक्वेशन नंबर 10 में bn की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक, तो क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग equation 12 in equation 10 you will get y is equal to summation n equal to 1 to infinity. bn की वैल्यू यहाँ लिख लो, क्या आया वैल्यू 4 म्यू L स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब 1 - -1 का पावर n इंटू साइन n pi x by L into cos n pi c t upon L. ये इक्वेशन नंबर 10 में मैं पुट कर रही हूँ. ठीक, ये सीरीज बन रही है हमारी, तो ये हमारा आंसर एक्चुअली. ठीक, तो ऐसा आंसर लिखना, और क्योंकि ये सीरीज है जिसमें कुछ टर्म्स गायब हो रहे हैं तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लेना. दैट इज y इज इक्वल टू, हमने देख लिया था कि ऑड टर्म्स मिलेंगे हमको और इवन टर्म्स 0 हो जाएंगे. ठीक, और कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 8 म्यू L स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब. इतना सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद हम टर्म्स को लिखते जाते हैं. फर्स्ट टर्म आएगा हमारा जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यानी कि ये टर्म आएगा साइन 1/1 क्यूब, पहले लिख लेते हैं. bn में से बचेगा 1 अपॉन 1 क्यूब साइन पाई x अपॉन L इंटू कॉस पाई सी टी अपॉन L. n इक्वल टू 1 डाल दिया, n इक्वल टू 2 में 0 आने वाला है, छोड़ देते हैं. n इक्वल टू 3 में बचेगा यहाँ 1/3 क्यूब साइन 3 पाई x बाई L इंटू कॉस 3 पाई सी टी अपॉन L. वैसे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1/5 क्यूब साइन 5 पाई x अपॉन L cos 5 pi ct upon L, so on up to infinity. So this is the answer, solution of your given question. y जो है वो हमको solution जो है वो एक infinite series के फॉर्म में मिल रही है. Understood?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. No, ma'am. Please wait for 2 minutes. लिख लो जल्दी से। जिन लोगों का हो गया है वो लोग जरा ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पूरा नहीं लिखवाऊंगी जैसा ये क्वेश्चन में करवाया। स्टार्टिंग का पोर्शन इसमें भी वैसे सिमिलर जाएगा, जहां से चेंज है वहां से समझाऊंगी मैं। ए टाइटली स्ट्रेच्ड string of length L has its ends fastened at x is equal to 0 and x equal to L, यानी बाउंड्री कंडीशन फिर से सेम है। द मिड पॉइंट of the string is then taken to a height h and then released from rest in that position. Find the lateral displacement या displacement या height, ये तीनों एक ही चीज को डिनोट कर रही है। जो तुम्हारा स्टेबल ऐसे जो से हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इससे जो भी कर्व का शेप बदल रहा है उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, इसी को हाइट बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। ऑफ ए पॉइंट x of the string at time t. So यहाँ पे भी जो जो पार्ट कॉमन है ना, मैं वो डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग सेम रहेगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज del 2 y by del t square is equal to c square del 2 y by del x square। ये सेम है। बाउंड्री कंडीशंस भी सेम है क्योंकि दोनों एंड्स फास्टेंड है, तो बाउंड्री कंडीशन फिर से वही है। x जब 0 है तो 0, x जब l है तो 0। ठीक, अब इनिशियल कंडीशंस के बारे में हमको यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया है। अभी तक जो जो दोनों क्वेश्चन मैंने बताया, दोनों में जो इनिशियल पोजीशन पे जो स्ट्रिंग का शेप था वो एज ए फंक्शन दिया हुआ था। यहाँ तुमको बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, जब हमारा टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट जब शुरू करेंगे तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके हाइट h तक के लेके गए। यहाँ तक सपोज ये हाइट h है, ये इतना पोर्शन h है। ठीक, हाइट h तक के लेके गए, ऐसे पकड़े और उसके बाद छोड़ दिए। छोड़ने के बाद से हम उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारा जो स्ट्रिंग है उसका शेप इसके ये था, स्ट्रिंग का शेप ये था। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम लोगों को जो इनिशियल कंडीशन है वो डायरेक्टली नहीं बता के इक्वेशन के फॉर्म में बता दिया है। एक इनिशियल कंडीशन तो डायरेक्ट है,
कि वेलोसिटी जो था वो उससे पहले 0 था, क्योंकि हमने कहा कि मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारे कर्व का शेप इस तरह से रेस्ट पे था। इसके बाद हमने छोड़ा, यानी कि डेल y बाई डेल टी जो था वो तो टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 ही था, है ना। पहले से हमारा स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा था, फिक्स था, रेस्ट पे था। टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने उसको छोड़ा और वो मूव करने लग गया, ठीक। लेकिन ये जो जो हमारा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होता है, यानी कि ये जो y की वैल्यू होगी जब t 0 है, वो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली इक्वेशन में लिखने की जगह कर्व के फॉर्म में बता दिया गया, ठीक। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये जो कर्व बना, ये जो शेप बना हमारे कर्व का, ये वाला शेप, इस शेप के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को निकालना है, ठीक। तो एक फॉर्मूले से या एक इक्वेशन से हम ये दोनों पार्ट का ये तो निकाल नहीं सकते ना। सपोज आई मार्क दिस पॉइंट एज O, दिस पॉइंट एज A, ठीक। हमारा स्ट्रिंग है OA और ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने B से डिनोट किया, ठीक। तो क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये हमारे जो स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, L/2 होगी, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग का लेंथ L है। ये अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे L/2 होगा। और हाइट यहाँ पे बोला गया कि इसको हमने खींचा है हाइट h तक के, यानी y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे h है, ठीक। अब तुमको बोल रहे हैं कि ये कर्व का इक्वेशन चाहिए हमको और ये कर्व का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिलने वाला है, हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगे। एक जो इस लाइन को डिफाइन करे, यानी कि जब x इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू L/2 है, तब तक के लिए y इन टर्म्स ऑफ x हमको जो निकालना है वो इस लाइन के इक्वेशन से मिलेगा। और जब x की वैल्यू L/2 से लेकर L होगी, उसके बीच में जो y की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक। तो ये जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसको बस यूज करना है आपको। ये जो पॉइंट है ये, क्योंकि बोला गया एकदम स्ट्रेट लाइन में है ना, कर्व है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाना है। हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो अगर हमारे पास वो भी एक लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो ये सिंपल फॉर्मूला हो जाता है y माइनस y1, so y1 here is 0 is equal to y2 minus y1, y2 दिया हुआ है h minus y1 which is 0 upon x2 minus x1, x2 यहाँ है L/2, x1 यहाँ पे है 0 इंटू x माइनस L/2। ये फॉर्मूला है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, आई थिंक क्लास 8 में ही पढ़ ले तो ये वाला इक्वेशन फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू क्या बन गया, 2h अपॉन L इंटू x माइनस L/2, ठीक। यानी कि ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक के, जब x की वैल्यू 0 से लेकर L/2 है, तब तक के हमारे कर्व का इक्वेशन ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h अपॉन L x माइनस L/2। अब मुझे यहां से लेकर यहां तक के इक्वेशन चाहिए, तो अगेन यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाएंगे फॉर द स्ट्रेट लाइन BA। फॉर द स्ट्रेट लाइन BA योर इक्वेशन विल बिकम y माइनस y1 यहां हम लोग ले लेते सपोज ये वाले को, h को, ठीक, इज इक्वल टू y2 माइनस y2 यानी इस पॉइंट पे हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 होता है, यानी y 0 है और x की वैल्यू L है, ठीक। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 बन जाएगा 0 माइनस h अपॉन x2 माइनस x2 यहाँ है L और x1 है L/2, तो ये आ जाएगा L माइनस L/2 इंटू x माइनस L2 दैट इज मैम यस मैम फर्स्ट वाले में x माइनस 0 नहीं होगा? एक मिनट, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, हाँ ठीक, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2h माइन अपॉन L इंटू x, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू h प्लस ये L/2 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा माइनस 2h अपॉन L इंटू x माइनस L/2, ठीक।
अगर मैं यहाँ से 2h/L को कॉमन लूं तो ये जो टर्म है ये बच जाएगा L/2, है ना। 2h - L अगर कॉमन लिए, यहाँ से बचेगा -x, ये बन जाएगा प्लस L/2। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1, ठीक। ठीक, तो क्या आ रहा है y की वैल्यू? 2h/L इंटू L माइनस x, ठीक है। यानी कि हमारा ये जो कर्व है इसका जो फंक्शन आ रहा है जिसके फॉर्म में ये एट द टाइम t = 0 डिफाइन होगा, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन 0 is less than x is less than L/2, ठीक, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हेन L/2 is less than x is less than L, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन हमको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन OB which we have obtained as 2hx/L, ठीक। और सेकेंड पार्ट में ये आएगा इक्वेशन नंबर मतलब स्ट्रेट लाइन BA का इक्वेशन, दैट इज 2h/L इंटू L माइनस एक्स, ठीक। इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर से समझाऊं? यहां तक समझ आया? लिख लिया? यस मैम। इसको भी इक्वेशन नंबर डाल लो। मैं इसको रब कर रही हूं, इसको इक्वेशन नंबर डालो। सारे इक्वेशंस को डालते जाना है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब देखो मैं यहां से इक्वेशन नंबर 1 से लेकर 4 तक के हमारा वैसा ही है जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक। तो यहां तक के सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख ले रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 to 4, सॉरी 2 to 4 इन 1, नहीं पहले सोल्यूशन तो लिख लें, इन 6 में से होगा ना। पहले सोल्यूशन लिखोगे वैसे ही आएगा। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is y is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos cpt plus c4 sin cpt, ये इक्वेशन नंबर 6 है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। पहले इक्वेशन नंबर 2 पुट होगा तो c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इक्वेशन नंबर 3 पुट होगा तो p की वैल्यू n/L आ जाएगी और हमारे कांस्टेंट जो है bn cn बन जाएंगे। फिर इक्वेशन नंबर 4 पुट होगा तो जो हमारे cn की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से लेकर 4 तक के अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लेंगे तो हमारा फाइनली y रिड्यूस होके आ जाएगा जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो ये डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखना है, इस यहाँ से पूरा करके दिखाना है। जो मैं तुम लोग को हर क्वेश्चन में दिखाई हूँ ना करके, ये पूरा करना है। मैं तुम लोग को डायरेक्टली बता रही हूँ जिससे जल्दी खत्म कर पाऊँ मैं। तो ये डायरेक्टली मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ, लेकिन ये इक्वेशन 10 ही होगा, है ना। डायरेक्टली इसको नहीं लिख देना है, पुट कर करके दिखाना है कि ऐसा बन रहा है, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 10 तक के हम पहुंचेंगे पूरा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके और हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा समेशन n = 1 to infinity bn sin n/x by c by L rather by L cos n/pi ct upon n। पुट इट इक्वेशन नंबर 10। मैं 10 ही लिख रही हूँ जिससे याद रखें कि तो बीच के इक्वेशंस तुमको करके निकालने हैं। You have to solve and show it. You can't directly write and write it like this. Okay? अब ये होने के बाद हमको ये bn की वैल्यू निकालनी है
इसके लिए हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन अब यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाली, ठीक। यानी कि t इक्वल टू 0 जब है तो x y की वैल्यू उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगी। सो व्हेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 व्हेन t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैं f ऑफ x से इस फंक्शन को डिनोट कर लेती हूँ जिससे कि हमको लिखने में इजी हो, ठीक है। ये जो हमारा y ऑफ x एट 0 आया था ना, इसको मैं f ऑफ x से डिनोट कर, ठीक है। ये हमारा f ऑफ x है, तो मैं यहाँ पे पूरा ये इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ना लिख के सीधा f ऑफ x लिख रही हूँ, ठीक। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसको पुट किया तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x बाई l, क्योंकि जैसे ही तुम t इक्वल टू 0 डालोगे ये 1 हो जाएगा। Somebody has switched on the mic. Krishna, you want to say something? No, sorry ma'am, by mistake. So this is the value, ठीक। तो फिर से हमारे पास फोरियर साइन सीरीज बन रही है, यानी कि फिर से ऑयलर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग bn की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑयलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग bn की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 टू l f ऑफ x इंटू साइन n पाई x बाई l dx, ठीक। अब ये f ऑफ x जो है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस था, तो इसीलिए हम इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे एंड वी विल हैव इट इन दिस वे 2 बाई l, एक इंटीग्रल का आएगा l बाई 2, क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ l बाई 2 पे मिड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिली थी, l बाई 2 इंटू फर्स्ट पार्ट में हमको फंक्शन का वैल्यू क्या मिला था 2hx अपॉन l, यही था ना, इंटू साइन n पाई x बाई l dx प्लस सेकेंड पार्ट में आ जाएगा l बाई 2 2l 2h अपॉन l इंटू क्या आया था वैल्यू l माइनस एक्स, हाँ l माइनस एक्स इंटू साइन n पाई x बाई l dx। ये पूरा पोर्शन हम लोग क्या बोलते हैं उसको फोरियर सीरीज में बार बार किए हैं। जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है तो हम ब्रेक करते हैं और उसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। ये दोनों ही इंटीग्रल में कांस्टेंट पार्ट 2h बाई l कॉमन है, मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ। सो वी विल बी हैविंग 4h l स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे x इंटू साइन n पाई x बाई l, इंटीग्रेशन विल बिकम माइनस x cos n पाई x बाई l अपॉन n पाई बाई l, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे x साइन n पाई x बाई l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म आएगा जहां लिमिट 0 टू l बाई 2 पुट होगी। सेकेंड टर्म आएगा माइनस l माइनस x इंटू साइन sorry not sin cos n pi x by l upon n pi by l प्लस ये माइनस साइन और एक और माइनस साइन आएगा, उसको मिला के मैंने प्लस लिख लिया, और ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 बनेगा, और cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन n पाई x बाई l अपॉन n square pi square upon l square. Limit here is l by 2 to l. Limit हाँ बोलो मैम फर्स्ट वाले में x नहीं आएगा। हाँ राइट, यहाँ x नहीं है। 4h अपॉन l स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करने के बाद कौन सा पार्ट बचेगा वो लिख के बता दे रही हूँ, जैसे बहुत टाइम हो गया है, लेट हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ, है ना। ये अपर लिमिट डालोगे तो ये टर्म्स मिलेगा और लोअर लिमिट पे 0 होने वाला है दोनों टर्म। वैसे यहाँ पे भी अपर लिमिट पे 0 होने वाला है, लोअर लिमिट पे आने वाला है। तो तुम लोगों को ना पूरा पुट करने के बाद दोनों टर्म्स सेम मिलेंगे, l/2 वाले टर्म्स, और वो ऐड हो जाएंगे। तो तुमको यहाँ मिल जाएगा 8h/l स्क्वायर
साइन n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, एल स्क्वायर भी यहाँ रहेगा तो ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये टर्म फाइनल बचेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद। तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो सेम टर्म्स आएंगे। कॉस का टर्म उल्टा आएगा, कॉस का ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और साइन का टर्म सेम आएगा तो साइन के टर्म्स एड अप हो जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर 8h अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन n पाई बाय 2। ये तुम्हारा bn का वैल्यू आ गया। इसको पुट करते जाओगे, कौन से इक्वेशन में पुट करना है हमको? इक्वेशन नंबर 10 में। ठीक, इक्वेशन 10 में पुट कर लेंगे। पुट in equation 10 you will get the solution y is equal to summation n equal to 1 to infinity 8h upon n square pi square sin n pi by 2 into पहला फंक्शन था हमारा sin n pi x by c, ये इतना तो कांस्टेंट है, bn है हमारा, है ना। इसके बाद आया था sin n pi x by l into cos n pi ct by l, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। इसी को एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 8h by n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये कॉमन होगा 8h by पाई स्क्वायर, n इक्वल टू 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा ये वैल्यू, तो आ जाएगा 1 by 1 स्क्वायर साइन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस पाई सी टी बाई एल, एन इक्वल टू 2 डालोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई विच इज 0। तो इवन टर्म्स में पूरा 0 आने वाला है, ऑड टर्म्स में ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट टाइम जब 3 डालोगे तो ये साइन 3 पाई बाई 2 है विच इज नेगेटिव, तो ये इट विल बिकम नेगेटिव साइन 1 by 3 स्क्वायर साइन 3 पाई एक्स बाई एल cos 3 pi ct by l so on. This is the solution of your given equation. ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का बताया है, बाकी दोनों एग्जाम्पल के बताएं क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अलग अजीब टाइप के दिए हुए, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में ही दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं था, तो डिफाइन कैसे करना है वो मैंने बता दिया। बाकी क्वेश्चंस तुम लोग खुद से देख बना सकते हो ना। मैं एक बार तुम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता देती हूँ। इसमें देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये तो जो जो हम करते गए हैं वो करते जाना, और ये एफ ऑफ एक्स सिर्फ लिखा हुआ है, यानी तुमको सॉल्व नहीं करना है, सीधा बी एन लिख लोगे। बी एन इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन 0 to l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाई l, क्योंकि इसके आगे तुम कर नहीं सकते क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ दी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन उसी तरह का है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में से लेकर थर्ड क्वेश्चन से लेकर सारे जो क्वेश्चंस है ना, देखो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं, और उनका फॉर्मेट देखो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा मैंने अभी ये बताया। मैंने तुम लोग को अभी ये फोर्थ क्वेश्चन बताया है, इनमें फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन है लेकिन इनका डेफिनेशन भी वैसा ही आ रहा है जैसे हमने इसका निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें ज्यादा बेटर क्वेश्चंस एग्जांपल्स से सॉल्व है, तो एग्जांपल से ही आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर 4 तक के तुम लोग बनाओ। 5 वाला बहुत ही ज्यादा लेंथी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 4 और 6 ये क्वेश्चंस बना लो एक्सरसाइज के, और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बना लो। बाकी क्वेश्चंस छोड़ देना, डी एलम्बर्ट्स मेथड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल भी बने हुए हैं वो भी छोड़ देना। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट कराऊंगी। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो तुम लोग एनी टाइम। लेट मी रिकॉर्ड द अटेंडेंस इन अ मिनट।
Okay, you can leave the meeting and join for the next one. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.